नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम भू सामरिक विचारधाराएं हैं, उनसे रिलेटेड वर्क है अपना। और इससे पहले अपन ने जो भी लेक्चर लिए हैं, आज का लेक्चर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, लेक्चर नंबर 7 है। और इसमें अपन जो भी मेन भू सामरिक विचारधाराएं अपन ने देखी हैं उनको डिटेल में देखेंगे। भू सामरिक विचारधाराएं, वायुयोगिन विचारधाराएं, समुद्रिक विचारधारा, स्थल विचारधारा, इस प्रकार से भू सामरिक विचारधाराएं देखेंगे, जिसमें अपन रिमलैंड और हार्टलैंड का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसमें क्या क्या कमियां रही और क्यों उनको, किस प्रकार से उनकी विचारधारा थी, रिमलैंड और हार्टलैंड थ्योरी है, उन पर अपना वर्क है आज का डिटेल में। और इसे साथ साथ अपन पढ़ेंगे इलेक्टोरल ज्योग्राफी, निर्वाचनों का भूगोल, इलेक्टोरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, निर्वाचनों का भूगोल, गेरीमेंडरिंग क्या होता है, इस प्रकार से काफ़ी सारे कंसेप्ट देखेंगे अपन। और इससे पहले जो भी लेक्चर्स हैं वो आपने देखेंगे। इससे डिटेल जो भी अपने थिंकर्स आएंगे आज, इनका मैंने पहले जो शुरुआत के जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो हैं उनमें मैंने डिटेल में उनका जो परिचय है वो दिया हुआ है, वो कौन से देश से संबंधित है, उनकी बुक्स रिलेटेड वर्क सारा उनमें दिया हुआ है। तो मैं यहाँ सिर्फ इनका वर्क एक्सप्लेन करूँगी, न ही उनकी बुक्स और जो भी इनका है सिस्टम, बुक्स या फिर एसेज हैं, वो आज की क्लास में अपन नहीं देखेंगे। इसके लिए आपको ये जो फर्स्ट और सेकंड वीडियोस हैं इनको देखना है। सारी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है वो दी हुई है। तो आज का लेक्चर 7 है और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। भू सामरिक विचारधाराओं पर अपना लेक्चर है। सबसे पहले अपन जियोपॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, जो उसका क्या मतलब होता है जियोपॉलिटिक्स का, और कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, किन किन विद्वानों ने इस पर वर्क किया हुआ है, वो सब अपन देखेंगे। जियोपॉलिटिक्स में अपने सबसे ज़्यादा फेमस है वो जेलन का वर्क अपन पढ़ते हैं। जेलन जो है वो स्वीडिश ज्योग्राफर हैं और रेटजेल के शिष्य हैं। जेलन कौन है? जेलन, के जेलन या जेलन है, स्वीडिश विद्वान है ये। जेलन स्वीडिश हैं और रेटजेल के शिष्य हैं, स्वीडन के हैं। मैंने उस टाइम भी बताया था रेटजेल के शिष्य हैं। रेटजेल के वर्क को ही इन्होंने आगे बढ़ाया। रेटजेल के शिष्य, रेटजेल की जो अवधारणा थी कि राज्य जीव के समान है और उसको उसी भांति विकसित होना चाहिए, उसी विचारधारा को इन्होंने जियोपॉलिटिक कंसेप्ट के रूप में आगे बढ़ाया। तो अपन जियोपॉलिटिक्स की मेन जो परिभाषाएं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हाउसहोफर जर्मन है और इनकी परिभाषा है भू राजनीति से रिलेटेड कि भू राजनीति राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकताओं से संबंधित है, जबकि राजनीतिक भूगोल केवल राज्य की स्थानिक परिस्थितियों का परीक्षण करता है या अध्ययन करता है। तो इन्होंने क्या बताया, राजनीतिक भूगोल एक वाइड बताया है, जबकि ये केवल क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और इसी प्रकार से जेलन की भी अपन डेफिनेशन देखते हैं। जेलन का क्या कहना है, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान में रखेंगे। जेलन की जो डेफिनेशन है उसको ध्यान रखेंगे। भू राजनीति राज्य रूपी जीव का, मैंने बताया था कि रेटजेल की जो विचारधारा थी उसी को आगे बढ़ाया जेलन ने। तो ये क्या बोलते हैं कि राज्य रूपी जीव का शरीर क्षेत्र है। जीव की, जैसे जीव का शरीर होता है उसी प्रकार से राज्य का एक क्षेत्र है। सीमाएं अंतस्थ अंग हैं, बाउंड्रीज जो हैं वो उस राज्य के अंग हैं, बाहरी अंग हैं। और उत्पादन क्षेत्र भुजाएं हैं जो उसको मजबूती देती है। उत्पादन क्षेत्र बढ़ेगा तो मतलब उत्पादन क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा तो राज्य का विकास ज़्यादा होगा। और परिवहन के साधन रक्त तंत्र है, जैसे रक्त जो होता है, धमनियाँ और शिराएं होती है, वो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करती है। उसी प्रकार से परिवहन तंत्र किसी अगर देश का विकसित होगा, परिवहन जाल अगर विकसित होगा तो उस देश में सुविधाएं जो है वो ज़्यादा होंगी, डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। तो परिवहन क्षेत्र को क्या बताया कि परिवहन के साधन रक्त तंत्र है और राजधानी उसका मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े हैं। मस्तिष्क और हृदय दो अपने शरीर के सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो हैं, तो इन्होंने राजधानी को मस्तिष्क और हृदय बताया। इससे पहले अपन ने प्रीवियस लेक्चर लिया था, उसमें राजधानी को क्या बताया था कि जीवित मूर्त तत्व है। जीवित मूर्त तत्व है, मैंने उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था, जीवित मूर्त तत्व है। और राजधानी पर किसने वर्क किया वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने कल बताया था। तो जीवित मूर्त तत्व है। कोई भी लेक्चर देखने से पहले आप पहले वाले लेक्चर्स को जरूर देखें, वरना बहुत मिस कर देंगे, आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जेलन की डेफिनेशन देख ले, तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रह जाएगी एक दो बार पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो जियोपॉलिटिक शब्द है उसकी उत्पत्ति देखते हैं। जर्मन भाषा के जियोपॉलिटिक लिखने में फ़र्क है, जियोपॉलिटिक के व्युत्पन्न डिराइव हुई है और अंग्रेजी के जियोपॉलिटिक्स से हुई है। जियोपॉलिटिक जर्मन था, उसका अंग्रेजी में जियोपॉलिटिक्स लिखेंगे तो इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, जियोपॉलिटिक्स की जो अवधारणा है वो कहाँ से विकसित हुई, किस पर बेस्ड है, तो रेटजेल की जैविक राज्य संकल्पना है और जेलेन की जियोपॉलिटिक संकल्पना है, उन पर आधारित है। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान राजनीतिक भूगोल इसी का पूर्ण विकसित रूप है। जियोपॉलिटिक्स का ही विकसित रूप है राजनीतिक भूगोल। इसके अंतर्गत राज्य की अवस्थिति, संसाधन व समाज का उसकी राजनीतिक प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब जियोपॉलिटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है वो देखिए, तो जो भी संसाधन है राज्य के पास, सामाजिक जो विशेषताएं हैं राज्य की और राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन जियोपॉलिटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है, जियोपॉलिटिक्स किस लिए इंपॉर्टेंस है इसकी और अपन इनका क्यों अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर राज्य का संसाधन होगा, राज्य के पास संसाधन होंगे और अपन उन पर विश्लेषण करेंगे और उनको शक्ति के साधन के रूप में प्रस्तुत करेंगे या फिर उनका उपयोग करेंगे शक्ति निर्माण तत्वों के रूप में, तो राज्य की जो है प्रगति होगी
उन्नति होगी। तो इस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जियोपॉलिटिक्स का जो सबसे सर्वोत्तम जो रूप है वो किस समय है वो सामने आया, सबसे ज़्यादा विकसित कब हुई। तो जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध है उनके मध्य के काल को जियोपॉलिटिक्स के विकास का स्वर्णिम युग या गोल्डन एज कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जैसे 4 थिंकर्स आ गए इनमें से कि ये किससे संबंधित है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ईस्ट का मैंने एक इंपॉर्टेंट कल भी बताया था, मूल क्षेत्र पर भी इनका वर्क है, मूल क्षेत्र पर इनका वर्क है। मीनिंग और हुसैन, इनका जो मैकेंडर का हार्टलैंड थ्योरी है, हार्टलैंड थ्योरी को लेकर इनका वर्क है। इन्होंने भी हार्टलैंड थ्योरी में कुछ ऐड करके बताया कि अगर ये वाली चीज़ें अगर और ऐड कर दी जाए, ये वाले क्षेत्र अगर ऐड कर दिए जाएँ तो जो हार्टलैंड है वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा इनके विचार में। माउल है, इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी का आलोचना करी है हार्टलैंड की। और हीगल, मोंटेस्क्यू, इन्होंने भी इसी पे रिलेटेड वर्क है इनका। और मूडी का भी अपन ने देखा था, सीमांत और सीमाएं हैं उनसे रिलेटेड वर्क है मूडी का। होल का भी वर्क है। तो इस प्रकार से मेन जो है वो अपने को पता होनी चाहिए, एक बार इनका नाम पता होना चाहिए कि हाँ इनका वर्क जियोपॉलिटिक्स में है। अपने लिए सिर्फ इतना ही काम की है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अपन आलोचना देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स की आलोचना देखते हैं। जियोपॉलिटिक्स का जो दार्शनिक आधार है वो बहुत अव्यवहारिक है, क्योंकि कोई भी राज्य है उसकी तुलना हम जीव से नहीं कर सकते। राज्य है या एक क्षेत्र है तो क्षेत्र की तुलना एक सजीव से कैसे की जा सकती है, जीव से कैसे की जा सकती है, ये बहुत गलत है। तो व्यक्ति का स्वरूप दिया या जीव का स्वरूप दिया तो ये यहाँ इसकी आलोचना का प्रमुख आधार है। वैज्ञानिक था। नेक्स्ट, जैसे अपन किसी की आलोचना करते हैं तो कोई अगर वैज्ञानिक का या फिर जो थिंकर है उसका वर्क किया हुआ है तो उसकी अगर डेफिनेशन देते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ एक ही याद रखनी है, ज़्यादा नहीं याद रखनी है आपको, कि भू राजनीति विचारधारा नियतिवाद की अति अवस्था है। नियतिवाद में क्या कहा गया था, नियतिवाद में कहा गया था कि प्रकृति जो है वो सर्वोच्च है, प्रकृति मनुष्य है वो प्रकृति का बच्चा है और प्रकृति ही उसे पूर्णतः नियंत्रित करती है। इसी प्रकार से इसमें भी यही कहा गया कि एक जो राज्य है उसको अपना विस्तार करते रहना चाहिए, निरंतर विस्तार करते रहते हुए अपने जो क्षेत्र है उसका विस्तार करते हुए अपने आकार को अधिकतम बढ़ा लेना चाहिए ताकि उसके पास संसाधन हो। और यही उसकी एकमात्र कारण है उसकी उन्नति का। छोटे क्षेत्र हैं उनको तो बिल्कुल ही सर्वाइव करने का कोई अधिकार ही नहीं है। छोटे जो राज्य हैं उनको हड़प लेना चाहिए, अधिकार में कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से भू राजनीति है वो केवल और केवल विस्तार की राजनीति को बल देती है, जबकि राजनीतिक भूगोल में राज्य के क्रमिक विकास जो कि भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा स्वतः होता है। क्रमिक विकास का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे विकास होता है और किस प्रकार से संसाधन विकसित होते हैं उसी से रिलेटेड भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा स्वतः होता है। जैसे नदियां हैं वो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है तो वहाँ पर मैदान विकसित होते हैं, फिर मैदान में पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करती है, एग्रीकल्चर से फिर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होती है। इस प्रकार से इंडस्ट्री से फिर मॉडर्न जो कल्चर है वो आता है। तो इस प्रकार से क्रमिक विकास का अध्ययन किसमें किया जाएगा, भौगोलिक परिस्थितियों का क्रमिक अध्ययन है वो राजनीतिक भूगोल में किया जाएगा, जबकि भू राजनीति है वो केवल मात्र विस्तार की राजनीति को बल देती है। तो भू राजनीति और जो राजनीतिक भूगोल है उनमें क्या अंतर है ये आपको पता चल गया होगा, और किन किन थिंकर्स का इस पर वर्क है वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भू राजनीति है वो एक संकीर्ण कंसेप्ट है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक विस्तृत कंसेप्ट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, भू राजनीति की आलोचना भी देख ली, विशेषता देख ली, परिभाषाएं देख ली अपन ने। नेक्स्ट, भू सामरिक विचारधारा में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यूज जो हैं, विश्व की सामरिक विचार, युद्ध से संबंधित विचार या समर से रिलेटेड विचार जो हैं उनमें कौन कौन सी अपन अवधारणाएं पढ़ेंगे वो देखते हैं अपन ने उस टाइम भी देखा था। समुद्रिक विचारधारा देखी थी, समुद्रिक विचारधारा, समुद्रिक वायुयुगीन सर्वेस कोई का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इसमें। थर्ड अपन ने देखी थी स्थल से रिलेटेड, स्थल में ये आते हैं मैकेंडर और रिमलैंड थ्योरी जो है ये देखी थी अपन ने। फिर एक दबाव संकल्पना भी देखेंगे अपन, दबाव संकल्पना जेम्स फेयरग्रीव की है, ऑस्ट्रेलियन थिंकर है। दबाव क्षेत्र की संकल्पना क्रिस जोन थ्योरी। तो ये सारी अपन देखेंगे। तो ये मैंने एक प्रीव्यू प्रोवाइड किया है यहाँ पे, इसको अपन डिटेल में देखेंगे पूरे लेक्चर में, इसी में देख लेंगे। तो सबसे पहले विश्व सामरिक विचारधारा में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यूज हैं उनमें मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी को देखते हैं। हार्टलैंड थ्योरी की जो शुरुआत है वो मानी जाती है 1904 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना यही बन जाता है कि हार्टलैंड थ्योरी है उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। सबसे पहले हार्टलैंड नहीं बोला था, दुराग्र क्षेत्र बोला गया था, तो पाइवोट एरिया बोला गया था। हार्टलैंड जो शब्द है वो बाद में आएगा, पहले दुराग्र क्षेत्र बोला गया था। दुराग्र शब्द का प्रयोग किसके लिए बोला गया था, आंतरिक आर्कटिक जल प्रवाह का जो क्षेत्र है, जो अभेद्य क्षेत्र बताया गया कि इसको तीनों ओर से तो पर्वत श्रृंखला ने घेरा हुआ है और यहाँ ऊपर ये आर्कटिक जो है वो बर्फ द्वारा ढका रहता है वर्ष भर। तो ये इस प्रकार से हार्टलैंड जो है या फिर पाइवोट एरिया है, दुराग्र क्षेत्र है, ये अभेद्य है दुराग्र क्षेत्र। इसको अपन देख लेंगे मैप में। इससे पहले मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी को समझने से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करी वो पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो अपन ने ये देख लिया कि हार्टलैंड तो बाद में आएगा, सॉरी मैं बार बार हार्टलैंड बोल रही हूँ। दुराग्र क्षेत्र की संकल्पना है वो देखनी अपने को। पाइवोट एरिया हो गया। फिर अपने को पता होना चाहिए कि विश्वद्वीप क्या होता है। अब देखिए ये लगातार अपने जो है कंसेप्ट है उसमें चेंज करते जाए। पहले 1904 में कंसेप्ट है, फिर उसमें सुधार किया 1919 में, फिर 1943-44 में फिर ये सुधार करेंगे,
43 45 में। तो अपने को पता होना चाहिए कि पहले कौन सा क्षेत्र था, फिर उसमें क्या बदलाव हुआ और फिर फाइनल में क्या बदलाव हुआ, इस प्रकार से अपन को पता होना चाहिए। तो 1904 में धुरागर क्षेत्र बोला, पाइवोट एरिया। फिर पाइवोट एरिया को ही ये चेंज कर देंगे हार्टलैंड थ्योरी में। पाइवोट एरिया का क्या हो जाएगा, हार्टलैंड बोल देंगे उसी को, हार्टलैंड। तो अपन देखते हैं 1904 में इन्होंने विश्वद्वीप बताया। तो विश्वद्वीप में क्या बताया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका का उत्तरी भाग। अब देखिए धुरागर क्षेत्र किसको बताया इन्होंने, ये जो हार्टलैंड वाला जो क्षेत्र है इसी को पहले क्या बोला गया था, पाइवोट एरिया। पाइवोट एरिया 1904 में। हार्टलैंड सिद्धांत की शुरुआत कब हुई, 1904 में। अब विश्वद्वीप में क्या लिया, जो उत्तरी भाग है, जैसे पश्चिमी यूरोप का उत्तरी भाग हो गया, एशिया का उत्तरी भाग हो गया, और जो सहारा वाला जो भाग है उत्तरी भाग, इस सबको क्या बोला, विश्वद्वीप बोला इन्होंने। विश्वद्वीप में किन को शामिल नहीं किया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और सहारा के दक्षिण वाला भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये जापान द्वीप समूह, इन सबको किसी को शामिल नहीं किया। तो ये विश्वद्वीप बोला गया है। ये अपन ने देखिए विश्वद्वीप में उत्तरी भाग शामिल है इनका। और पाइवोट एरिया किस प्रकार से सुरक्षित है कि तीन ओर से तो ये घिरा है पर्वत श्रृंखलाओं से, और जो उत्तरी भाग है वो घिरा है बर्फ से, आर्कटिक की बर्फ से घिरा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ आर्कटिक की बर्फ जमी हुई रहती है, तो ये इससे घिरा हुआ है। यहाँ यूराल माउंटेन्स है, और ये कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य कौन सी है, काकेशस पर्वतमाला है, और यहाँ भी स्टेनोवाई रेंज है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ। तो इस सारे क्षेत्र को इन्होंने क्या बोला कि ये तीन ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, और जो उत्तरी भाग है वो आर्कटिक की बर्फ से ढका हुआ है। और यहाँ हार्टलैंड में कैसे पहुंचा जा सकता है कि जो यूराल माउंटेन है और कैस्पियन सागर के मध्य एक स्टेपी घास पेटी है, उसके माध्यम से केवल और केवल हार्टलैंड जो है उस तक पहुंचा जा सकता है। ये इनके विचार थे। तो ये इसमें स्टेटमेंट है कि धुरी क्षेत्र है या धुरागर क्षेत्र है, उसमें प्रवेश कैसे किया जा सकता है, यूराल व कैस्पियन सागर के मध्य संकीर्ण स्टेपी क्षेत्र की छोटी पेटी है, उसके द्वारा ही इसमें प्रवेश संभव है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया, आ सकता है अपने एग्जाम में। नेक्स्ट है, इन्होंने धुरी क्षेत्र को ही क्यों माना सबसे इंपॉर्टेंट या अभेद्य बताया, या फिर जो सामरिक विचार है उसमें क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने कहा कि एक तो ये इनविजिबल है, इसको जीता नहीं जा सकता, दूसरा कि ये विस्तृत कृषि क्षेत्र है और यहाँ खनिज संसाधन है वो काफ़ी सारे हैं, और यहाँ संभावनाएं हैं काफ़ी सारी विकास की। तो यही इनकी कमियों में आ जाएंगे, यही इनकी आलोचना का आधार बनेंगे। जब अपन आलोचना पढ़ेंगे तो यही सब अपन आलोचना में इनको बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1904 के बाद अपन आते हैं 1919 में। 1919 में इन्होंने जो पाइवोट एरिया बोला था उसको क्या कर दिया, हार्टलैंड कह दिया। और बुक्स का नाम भी ध्यान रखना है, जैसे 1904 में जो धुरागर क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया वो द ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भौगोलिक दूरी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इतिहास की भौगोलिक दूरी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पता होना चाहिए। इतिहास की भौगोलिक दूरी बुक है, पुस्तक का नाम है, उसमें धुरागर क्षेत्र जो है उसका प्रयोग किया, भौगोलिक दूरी। दूरी से धुरागर क्षेत्र ऐसे याद रह जाएगा। या पाइवोट एरिया शब्द आ रहा है तो इसमें पाइवोट एरिया याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी बुक में हार्टलैंड शब्द दिया। अब ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हार्टलैंड शब्द है वो कौन सी बुक में दिया गया, कब दिया गया, तो 1919 में दिया गया। और ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सिद्धांत है वो 1919 में दिया गया या 1904 में, तो ये 1904 में ही आ जाता है इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट है, अपन ने देखा था कि पहले तो जो सहारा मरुस्थल के ऊपर वाला भाग था वो ही शामिल था, जैसे ये वाला ही भाग शामिल था। अब क्या किया कि पूरे जो बच गया जो अफ्रीका उसको भी शामिल कर लिया। 1919 में पूरे अफ्रीका को शामिल कर लिया विश्वद्वीप में। ये देखिए अफ्रीका का उत्तरी भाग ही शामिल था, सहारा वाला भाग, इसके बाद सहारा के नीचे का जो दक्षिण का भाग है वो भी शामिल कर लिया। तो विश्वद्वीप में भी परिवर्तन कर दिया। देखिए और क्या क्या शब्दावली जो इन्होंने यूज करी है उनको भी अपन समझते हैं। पहला है कि आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी और बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी, बाहरी को समझ लेते हैं तो आंतरिक अपने आप समझ में आ जाएगी। इसमें उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सहारा के दक्षिणी भाग और ग्रेट ब्रिटेन और जापान को शामिल किया। जो पेरीफेरी वाला एरिया है, परिधीय क्षेत्र भी बोलते हैं, परिधीय क्षेत्र, उसको शामिल किया। परिधीय क्षेत्र तो दोनों ही हैं, पर विश्व की जो परिधीय क्षेत्र अब जो वर्तमान में अपन जानते हैं उसको इसने बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी में रखा है। और यूराल के पश्चिम का संपूर्ण भाग, दक्षिण पश्चिम एशिया, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के अधिकांश भाग को आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी में रखा। तो इसका मैप भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, इसमें देख लीजिए आप, इससे पहले वाले मैप में इजीली दिखेगा। ये देखिए अर्धचंद्राकार पेटी और बाहरी चंद्राकार पेटी। बाहरी में तो क्या आ जाएगा, ये जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सहारा के दक्षिण का भाग, ये वाला भाग, ऑस्ट्रेलिया और ये जो द्वीप समूह है ये वाले भाग है, ये सारे किस में आ जाएंगे, बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी में आ जाएंगे। ये है बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी, इसमें लिखा हुआ भी है बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी। और जो आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी है उसमें क्या आएगा, उसमें ये वाला सारा भाग आ जाएगा, चीन का भाग आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाएगा। इस प्रकार से ये है आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी, आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। ये अपन ने देख लिया ना, इसमें बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी और आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। यूराल के पश्चिम का संपूर्ण भाग, जो भाग बच गया था यूराल पर्वतमाला के पश्चिम वाला, उसको ले लिया, भारत को ले लिया, दक्षिण पूर्वी एशिया को ले लिया
और चीन का अधिकांश भाग। चीन है वो आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी में है और जापान है वो बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है अपने से। नेक्स्ट इनका स्टेटमेंट आता है हार्टलैंड से रिलेटेड मैकिंडर का। मैकिंडर की भू रणनीतिक परिकल्पना को बताइए, जैसे लिखने वाला कोई क्वेश्चन हो सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो मैकिंडर की भू रणनीतिक परिकल्पना को शब्द से लिखिए या शब्दों में बताइए। तो ये हो जाएगी कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, जैसे अपन ने धुरागर क्षेत्र लिया था, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वो हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा। हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा वो विश्व द्वीप का स्वामी होगा, उत्तरी एशिया, उत्तरी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का स्वामी होगा। और जो विश्व द्वीप को अपने अधिकार में रखेगा उसी भाग को, तो वह पूरे विश्व पर शासन करेगा। ये इनकी है। ऐसा ही जो पन्नीकर महोदय हैं उनका भारत से रिलेटेड है। और ऐसा ही एक स्टेटमेंट है वो रिमलैंड थ्योरी में आएगा स्पाइकमैन का। तो ये स्टेटमेंट जो है इनको ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट देखते हैं अपन। स्टेटमेंट हो गया इसका, हार्टलैंड थ्योरी का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1943 में इन्होंने फिर चेंज किया। 1904 के बाद 4 के बाद 19 में, 19 के बाद 43 में फिर चेंज किया। 1943 में इन्होंने क्या बोला है, कौन सी बुक है, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस। द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस। विनिंग ऑफ पीस, पीस शब्द जो है वो स्पाइकमैन की बुक में भी आएगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना। इनकी बुक जो है काफ़ी बड़ी सारी है। और इन्होंने मिडलैंड शब्द का प्रयोग किया। अब मिडलैंड शब्द का प्रयोग कैसे किया कि ये यूएसए है, यूएसए, इधर उत्तरी अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक, ये ग्रेट ब्रिटेन का भाग है, जैसे ये यूके है। तो ये जो क्षेत्र है इन्होंने बताया कि इसकी समान संस्कृति है, समान संस्कृति है और विकसित ये अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था है। तो ये क्या है, भविष्य में ये क्षेत्र विकसित होगा। और ये मध्य एशिया ने इसको नाम दिया, विकसित क्षेत्र होगा ये भविष्य में। पर्याप्त संसाधन संभावनाओं से युक्त, प्रजातीय व सांस्कृतिक एकता होने के कारण वायु परिवहन विकसित होगा और उससे अंतर संबंधित होकर ये विशाल शक्ति, महाशक्ति के रूप में ये उभरेंगे, महाशक्ति बनेंगे ये विश्व की। और ये किसको चुनौती देंगे, हार्टलैंड जो है उसको चुनौती देंगे। तो ये 1943 में इनका मिडलैंड शब्द का प्रयोग किया है। बुक का नाम ध्यान रखना है, मिडलैंड किसको बोला है वो भी ध्यान रखना है। तो ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अपन इनको 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। अब इसकी क्या देखेंगे अपन, आलोचना देखेंगे, कमियां देखेंगे। तो कमियां कौन बताएगा, जो आगे आएगा इसके बाद का जो थिंकर होगा वो इसकी कमियों को बताएगा। तो इसमें स्पाइकमैन जो है, स्पाइकमैन का रिमलैंड थ्योरी है वो इसी की कमियों को सुधार करके लिखा हुआ है। स्पाइकमैन अमेरिकन थिंकर है, इन्होंने इसकी आलोचना करी है। तो देखते हैं अपन कि अधिकांश भाग हृदय स्थल का संसाधन विहीन है। उन्होंने संसाधन संपन्न माना था, इन्होंने संसाधन विहीन बताया है और वीरान बताया है। जलवायु कष्टदायी है, बिल्कुल टुंड्रा जलवायु है। उत्तरी भाग की यूरेशिया और जो यूरोप है उसका जो उत्तरी भाग है, आर्कटिक क्षेत्र है, उसकी जलवायु तो बहुत कष्टप्रद होनी है, आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु। और प्रजातीय विविधता लिए हुए। तो एक बात इन्होंने ये भी बताई कि अगर अपन पूरे हार्टलैंड को एक मान भी लें तो वो एक नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन कल्चर है, इधर एशियन कल्चर है, एशियन यूरोपियन, तो इतने सारे कल्चर के जो लोग हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। तो सांस्कृतिक भिन्नता होगी यहाँ पर, और जलवायु है वो भी कष्टप्रद होगी। तो ये अपन किसकी कमियां पढ़ रहे हैं, हार्टलैंड की कमियां पढ़ रहे हैं, और स्पाइकमैन इनकी कमियां जो है वो बता रहे हैं। और देखते हैं अपन इनकी कमियां। वायु परिवहन को नज़रअंदाज किया, ये तो अपने को पता है। जो मैकिंडर साहब है उन्होंने वायु परिवहन को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और केवल उन्होंने स्थल है उसको ऐसे बताया कि अगर पर्वतों से घिरा होगा या बर्फ से घिरा होगा तो वो सबसे सुरक्षित होगा, ऐसा इन्होंने माना। नेक्स्ट है कि वर्तमान का जो समय है जहाँ मिसाइल्स डेवलप करी जा रही हैं, तो ये जो वर्तमान का जो समय है उसमें कोई भी क्षेत्र है उसको अपन नहीं बोल सकते कि अभेद्य है, ये भी इन्होंने इसका ध्यान नहीं किया। नेक्स्ट है कि मर्केटर प्रक्षेप के कारण क्षेत्र का आकार भ्रामक रूप से बड़ा दिखाया। तो मर्केटर प्रक्षेप के बारे में अपन देखें तो शुद्ध आकृति तो सही दिखती है, पर इसमें शुद्ध क्षेत्रफल का गुण नहीं पाया जाता है, शुद्ध क्षेत्रफल का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे जैसे इक्वेटर पर मापनी शुद्ध होती है, इक्वेटर पर मापनी शुद्ध होती है, इक्वेटर से जैसे जैसे अक्षांशों के उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो मापनी क्या होती है, विकृत होती जाती है, और जो मैप है वो बड़ा दिखता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस बात का ध्यान नहीं किया। ध्रुव जो है वो इसमें नहीं दिखाए जा सकते, ध्रुवों का प्रदर्शन नहीं होता है मर्केटर प्रक्षेप पर। ये सिर्फ शुद्ध आकृति और शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप है, शुद्ध आकृति और शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप है, नौ संचालन में प्रयुक्त होता है दिशाओं के ज्ञान के लिए। तो मर्केटर प्रक्षेप के कारण जो आकार है जर्मनी का वो बहुत बड़ा दिखाया गया था। तो इस प्रकार से भी ये भ्रांति हो गई थी कि जर्मनी है वो विश्व शक्ति बन सकता है। तो ये सारी इनकी कमियों में है। आप 2 या 3 इजीली याद रह जाएंगी, आप 2 या 3 लिखो तब भी आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। जिससे मर्केटर प्रक्षेप का नाम आ गया तो इसके बारे में अगर आपने थोड़ा सा डिटेल लिख दिया तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं अपन हृदय स्थल संबंधी अन्य विचार किसने दिए। जैसे एक दो बार अपने एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन से जो थिंकर्स हैं या फिर कौन से वैज्ञानिक है वो हृदय स्थल पर इन्होंने आगे काम किया है। तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि हृदय स्थल से प्रभावित होकर, मैकिंडर से प्रभावित होकर किन किन विद्वानों ने उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इसमें अपन देखते हैं फॉसेट महोदय ने दिया है, इन्होंने हृदय स्थल में क्या सुधार किया, मीनिंग
और हुसैन है, इन्होंने भी साइबेरिया हिंटरलैंड पर काम किया है और हृदय स्थल में भी कुछ जो ऐड किया है स्थान, उनको देख लेते हैं अपन। फोसेट ने हृदय स्थल में क्या क्या ऐड किया है, मेडिटेरियन सागर को लिया है, फारस की खाड़ी और अधिकांश अफ्रीका, ईरान, अफगानिस्तान से लेकर चीन तक के क्षेत्र को शामिल किया है। तो डायरेक्ट अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि इनका हार्टलैंड पे वर्क है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि मिनिंग, हुसैन और फोसेट जो है इन्होंने मैकिंडर के हार्टलैंड पर वर्क किया है। अगर आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई एग्जाम लिख रहे हो यूपीएससी का, तब आपको ये सब पता होना चाहिए रिलेटेड कि इनका और क्या वर्क है। तो आप ये अगर 2-3 शब्द भी लिख देते हो तब भी आपका अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर पर। नेक्स्ट है मीनिंग। मीनिंग ने क्या बोला है कि जो प्राचीन एशिया में जो मार्ग होते थे, प्राचीन व्यापारिक मार्ग होते थे, उनको इन्होंने शामिल किया। तो ये मीनिंग और हुसैन का वर्क है, ये पूछा गया है। प्राचीन एशिया के जो मार्ग थे उनको शामिल किया इन्होंने। तो इन्होंने हृदय स्थल में की सीमा में स्टेपी क्षेत्र को शामिल किया है, वोल्गा बेसिन, कैस्पियन सागर, दक्षिणी टेग्गा प्रदेश जो है, उत्तरी आर्कटिक के टेग्गा प्रदेश है, उनका दक्षिणी नीचे वाला भाग शामिल किया है। हिंदुकुश और हिमालय के उत्तर में तिब्बत सिकियांग प्रदेशों को शामिल किया। तो हिमालय और हिंदुकुश के क्षेत्र को शामिल किया। अगर इतना भी बोलो तब भी आपको पता चल जाएगा, मीनिंग का जो वर्क है उसका आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हुसैन। हुसैन ने 1962 में इसमें सुधार किया हार्टलैंड में, और इन्होंने बताया कि अगर मास्को से लेकर काला सागर तक का जो क्षेत्र है उसमें बेकाल झील और स्टेपी प्रदेश तक को अपन शामिल कर दें तो इसमें जो संसाधन है, जैसे खनिज तेल है उसकी वहाँ पे मिले हैं सोर्स, तो संसाधन बढ़ जाने से उसकी उपयोगिता है वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इनका वर्क है हार्टलैंड पे, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, हार्टलैंड की आलोचनाएं पढ़ ली, हार्टलैंड पे किन किन विद्वानों का वर्क है वो भी देख लिया अपन। अब देखते हैं अपन स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत। स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत, स्पाइकमैन अमेरिकन है। हार्टलैंड का जो मैकिंडर का सिद्धांत है वो ब्रिटिश है, और उन्होंने जर्मनी को ध्यान में रख के वो सिद्धांत बनाया था। और हार्टलैंड थ्योरी से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए, वो है हाउसहोफर। ये मैंने उस टाइम भी बताया था। हार्टलैंड सिद्धांत है उसको हैंड टू हैंड किसने ले लिया था, हाउसहोफर ने लिया था। हाउसहोफर जब मैंने थिंकर्स कराए थे उस टाइम मैंने अच्छे से बताया था इसको। तो अब अपन देखते हैं रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड थ्योरी हार्टलैंड थ्योरी का विरोध करती है। फर्स्ट थिंग तो यही है अपने लिए इंपॉर्टेंट, विरोध में दी गई है, और ये अमेरिकन है। इनकी बुक है द ज्योग्राफी ऑफ पीस, द वर्ल्ड विनिंग अराउंड द पीस, वो तो है हार्टलैंड मैकिंडर की, और ये है ज्योग्राफी ऑफ पीस है निकोलस जे स्पाइकमैन की। तो इसमें देखते हैं ये अमेरिकन है और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना जो विचार है वो प्रस्तुत करेंगे। तो इन्होंने पाया कि यूएसए को यूरेशिया तथा अफ्रीका ने घेरा हुआ है, और जापान और इंग्लैंड उस समय सैन्य और आर्थिक केंद्र थे। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर युद्ध की स्थिति प्रकट होती है तो अमेरिका को रिमलैंड जो है उस पर किसी भी एक शक्ति का प्रभुत्व नहीं होने देना चाहिए, ऐसी अमेरिका की विदेश नीति होनी चाहिए। रिमलैंड जो बताया इन्होंने, हार्टलैंड का सीमावर्ती या समीपवर्ती क्षेत्र है उसको इन्होंने रिमलैंड बोला। रिमलैंड की लोकेशन देख लेंगे अपन अभी मैप में। रिमलैंड हार्टलैंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसको इन्होंने रिमलैंड बोला। तो ये देखिए आप, ये वाला जो क्षेत्र है सारा परिधीय क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र है, इसको इन्होंने रिमलैंड बोला। तो रिमलैंड में क्या क्या भाग आ जाएंगे, भारत आ जाएगा, अरब मरुस्थल आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, और ये पूर्वी एशिया है ये भी आ जाएगा। तो हार्टलैंड पर इन्होंने क्या बोला कि अगर अमेरिका को अपना प्रभुत्व बचाए रखना है तो हार्टलैंड है उस पर किसी एक शक्ति है उसका जो प्रभुत्व वो नहीं होना चाहिए। इनको क्या डर था कि यूएसएसआर उस टाइम एक बड़ी महाशक्ति थी, तो अगर यूएसएसआर इस पर कंट्रोल कर लेता है हार्टलैंड पर तो फिर ये अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है, इन्होंने ऐसा बताया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी में बताया अपन ने, और हार्टलैंड को क्या बताया कि ये विश्व संघर्ष का कारण है, हार्टलैंड नहीं रिमलैंड। नेक्स्ट है इनका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि जो परिधीय क्षेत्र को नियंत्रण में रखता है यूरेशिया पर शासन करता है। परिधीय क्षेत्र अपन ने देख लिया, परिधीय क्षेत्र में है ब्रिटिश द्वीप समूह है, अरब मरुस्थल और मानसूनी एशिया। जो परिधीय क्षेत्र को नियंत्रण में रखता है यूरेशिया पर शासन करता है, और जो यूरेशिया पर शासन करता है वो संपूर्ण विश्व के भाग्य का निर्माता होगा। वही सेम टू सेम मैकिंडर वाली ही लैंग्वेज टाइप है, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें। रिमलैंड हो गया और फिर यूरेशिया और फिर विश्व का निर्माण। अब इसकी आलोचना देखेंगे अपन। आलोचना में क्या है कि परिधीय राष्ट्र जो बताए इन्होंने, जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह हो गया, अरब मरुस्थल हो गया और मानसून एशिया हो गया, ये कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि इनकी संस्कृति है, इनकी शुष्क संस्कृति है। जैसे अपन देखें तीनों की संस्कृति है वो बहुत अलग अलग है। जैसे ब्रिटिश जो है वो डेवलप है, औपनिवेशिक शक्तियाँ होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा संसाधन है, वो संपन्न क्षेत्र है। ये जलवायु भी अलग है, इनकी शुष्क जलवायु दशाएं हैं, जनसंख्या भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत कम है। और एशिया जो है सघन कृषि का क्षेत्र है, सघन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, तो ये क्षेत्र कभी एक हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने क्या बोला कि रिमलैंड के जो अपन ने देश रिमलैंड में जो शामिल किए हैं वो कभी एक हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें बहुत सारी प्रजाति विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, आर्थिक विविधताएं हैं। जब भी आप देखोगे कोई भी एक संघ बनाते हैं या समूह बनाते हैं तो उनके हित हैं वो
एक जैसे होने चाहिए, उनमें जो सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हैं उनकी कुछ न कुछ उनमें सिमिलरिटी होनी चाहिए, तभी एक संघ या जो समूह है वो बन सकता है। तो ये बिल्कुल ही इनका सिद्धांत है वो फ्लॉप हो गया था, क्योंकि रिमलैंड वाले जो कंट्रीज इन्होंने एज्यूम किए वो कभी एक हो नहीं सकते, तो इनका सिद्धांत है वो बिल्कुल वेस्ट हो गया। देखते हैं अपन नेक्स्ट, इसमें आलोचना में अपन ने देख लिया कि बहुत सारी विविधताएं उपलब्ध है, तो ये एक हो नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं अपन दबाव क्षेत्र संकल्पना। दबाव क्षेत्र संकल्पना कृश जोन थ्योरी, ये है जेम्स फेयरग्रीव की। जेम्स फेयरग्रीव की जर्मन है ये भी, जेम्स फेयरग्रीव। और इन्होंने क्या लिखा है, इनकी बुक्स हैं ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पावर, ज्योग्राफी इन स्कूल, और इन्होंने दबाव क्षेत्र बताया, जर्मनी और चीन के मध्य दबाव क्षेत्र बताया इन्होंने। ये जर्मनी की स्थिति से प्रभावित थे और चीन और जर्मनी के मध्यस्थ वाले क्षेत्र पर समझौते की बात कही, जिस पर जर्मनी के लिए कहा गया कि वह इस क्षेत्र पर अधिकार करे। ये हार्टलैंड और जो रिमलैंड सिद्धांत है उन दोनों का जैसे संतुलन बता सकते हैं अपन, हार्टलैंड प्लस रिमलैंड का ही एक इवोल्यूशन करके इन्होंने इस प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है वायुयोगीन विचारधाराएं। वायुयोगीन विचारधारा में डी सर्वेस्कोई को पढ़ा था अपन ने, यूएसए के हैं ये भी, और इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो स्थल शक्ति है या जल शक्ति है वो ही सर्वोच्च नहीं होगी, तो अपने को क्या करना चाहिए, वायु शक्ति है उसका भी विकास करना चाहिए। अगर हमें विश्व शक्ति बनना है, अमेरिका को अगर विश्व शक्ति बनाना है तो वायु शक्ति है उसका भी विकास करना चाहिए, ये इनका सुझाव था। और इन्होंने क्या बताया कि वायु शक्ति किस लिए क्यों विकसित करनी चाहिए कि हृदय स्थल और रिमलैंड है वो कभी भी अपराजय नहीं हो सकते, और ऐसा नहीं है कि उन पर जो अधिकार है वो नहीं किया जा सकता, तो हमें इसमें वायु शक्ति का विकास करके विश्व शक्ति बनना चाहिए, ऐसा इनका कहना है डी सर्वेस्कोई का। नेक्स्ट है सामुद्रिक शक्ति विचारधारा, ये अपन ने उस टाइम भी पढ़ी थी, थेयर महान की है। थेयर महान ने मध्य पूर्व शब्द को भी फेमस किया था, मध्य पूर्व शब्द को, खनिज तेल जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर इन्होंने शब्द दिया था। और इससे पहले भी अपन ने बहुत सारा इन पे वर्क पढ़ा हुआ है, वो यहाँ रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं जस्ट जो भी इंपॉर्टेंट है भूसामरिक विचारधारा में अपन ने किन किन को पढ़ा वो ही रिवाइज कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये थेयर महान है, इन्होंने ब्रिटेन की स्थिति को उपयुक्त माना था, समुद्रिक स्थिति माना था, तो ब्रिटेन की समुद्रिक स्थिति को उपयुक्त मानते हुए इन्होंने अमेरिका को भी समुद्रिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया और पनामा नहर के निर्माण का सुझाव दिया। तो अपने को ये एक दो फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड, वही ध्यान रखने हैं। हार्टलैंड रिमलैंड ये मैप है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इलेक्टोरल ज्योग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट देखते हैं अपन, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो निर्वाचनों का भूगोल जब थिंकर्स पढ़े थे तब भी मैंने इनमें रिलेटेड जो थिंकर्स थे उनका डिस्कशन किया था, या फिर देख लेते हैं। तो ये क्या बताता है, मतदान पर भौगोलिक जो क्षेत्र है अपना उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और भौगोलिक क्षेत्र है मतदान किस प्रकार से किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस सब का उदाहरण अध्ययन है वो निर्वाचन भूगोल में किया जाता है। भूगोल में निर्वाचनों का अध्ययन किसने प्रारंभ किया था, JRB प्रेस्कॉट ने किया था। इनकी बुक है 1959 में द फंक्शन एंड मेथड्स ऑफ इलेक्टोरल ज्योग्राफी, JRB प्रेस्कॉट की बुक है। नेक्स्ट है निर्वाचनों का गहन भौगोलिक विश्लेषण किसने किया था, आंद्रे सिगफ्रिड ने किया था, और इसलिए इनको फादर ऑफ इलेक्शन ज्योग्राफी कहते हैं। इन्होंने फ्रांस में मतदान है या फिर निर्वाचन है उनका अध्ययन किया था, निर्वाचनों का अध्ययन किया था, और ये फ्रांसीसी विद्वान है, अध्ययन किया था। नेक्स्ट है नेबरहुड इफेक्ट। नेबरहुड इफेक्ट क्या होता है कि जब आपके पड़ोस में या फिर आपके कॉलोनी, गांव या समुदाय का कोई साथी है, वो विरोधी दल का प्रतिनिधि है और अपने किसी दूसरे दल को वोट देना चाहते हैं, बट क्योंकि अपने कोई जानकार है वो ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, विरोधी दल होने के बावजूद अपने उन्हीं को जिताने की कोशिश करेंगे या फिर अपना जो मतदान है वो उन्हीं को प्रदान करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब कोई मतदाता अपने समर्पित दल प्रतिनिधि को वोट न देकर अपने कॉलोनी, गांव, समुदाय या साथी जो कि विरोधी दल का प्रतिनिधि है फिर भी उसको वोट देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेबरहुड इफेक्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट अपन देखते हैं गैरीमैंडरिंग क्या होता है। मैंडरिंग और गैरी दो शब्द हैं इसमें। गैरी शब्द है वो एल्ब्रिस गैरी से लिया गया है। गैरी जो है वो मैसाचुसेट्स राज्य है यूएसए का, उसके गवर्नर थे। और मैंडरिंग शब्द का मतलब होता है कि एक जीव जो कि आग उगलता है, आग उगलने वाला जीव। ऐसा होता नहीं है जैसे कहानियों में होता है कि एक जीव है जो आग उगलता है, इस प्रकार से मिथक जीव है, वास्तव में ऐसा है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अपन गैरीमैंडरिंग का मतलब होता है कि एक मिथक जीव जो आग उगलता है। तो इसमें क्या होता है कि सत्ताधारी पार्टी विरोधी दल की हानि के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर देती है। तो ये गलत काम है, बहुत ज़्यादा गलत काम है। अपनी जीत के लिए जो सीमा है उसमें परिवर्तन करना गैरीमैंडरिंग कहलाता है। सबसे पहले ये एल्ब्रिस गैरी ने किया था, 1812 में किया था, तो इसलिए इसको गैरीमैंडरिंग कहा जाता है। और कार्ल सावर ने इस तरह के घिनौने कार्य को निर्वाचन गाली कहा है। कार्ल सावर सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना, कल्चरल लैंडस्केप की संकल्पना है इनकी। तो इन्होंने क्या कहा है, इलेक्शन एब्यूज़ कहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं अपने इसमें कि जो 2015-14 के जो अपने इलेक्शन हुए उनमें मुख्य मुद्दा क्या था, तो अपने विकास था। इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें मुख्य मुद्दा है वो राष्ट्रीयता थी, एयर स्ट्राइक हुई, उन सबसे रिलेटेड, तो राष्ट्रीयता एक मुद्दा है। जैसे
जो निर्वाचन, जो भी जैसे कोई इलेक्शन पार्टी है, इलेक्शन दल है, इलेक्शन पार्टी है, वो क्या करती है कि एक मुद्दा पकड़ती है और उसके आधार पर फिर वो क्या है, वोट बैंक है अपना, उसको बढ़ाती है। तो 2014-15 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें विकास को लेकर मुद्दा बनाया गया था कि पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार है और उसमें बिल्कुल विकास नहीं हुआ, तो इस प्रकार से विकास को मुद्दा बनाया गया था। इस बार जो है, चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो विकास का मुद्दा तो इन्होंने छोड़ दिया और इस बार किसको मुद्दा बनाया, राष्ट्रीयता को मुद्दा बनाया कि युद्ध होगा तो किस प्रकार के हालात बनेंगे, सुरक्षा पर है वो ज़्यादा व्यय होना चाहिए, वन रैंक वन पेंशन, इस प्रकार से काफ़ी सारी स्कीम बताई गई। तो ये सब क्या होते हैं कि एक जो जनता है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर उसका ध्यान एक ही मुद्दे पर केंद्रित करने के लिए इस प्रकार से जो है वो निर्वाचन में मुद्दे बनाए जाते हैं, ऐसे विषय बनाए जाते हैं ताकि जो जनता है वो एकत्रित होए, उनका ध्यान है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स हो जाए। तो इस प्रकार से अपन इलेक्शन ज्योग्राफी भी पढ़ ली।